हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं पुष्पेंद्र चौधरी स्वागत अभिनंदन करता हूं। यदि आप 12वीं क्लास में हैं तो आपके लिए ये क्लास जो है वरदान साबित रहेगी। 12वीं कृषि विज्ञान अध्याय नंबर फर्स्ट और क्लास नंबर 9 है। इससे पहले जो क्लास हैं वो आपकी एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए भाई, और कोई भी विद्यार्थी जो डीड ज़िले में है, यदि आप राजस्थान के डीड ज़िले में हैं और 12वीं क्लास में हैं तो आप कभी भी मेरे से आके मिल सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी जो कृषि अधिकारी के पद पर मैं डीड ज़िले में कार्यरत हूँ, जिला कृषि अधिकारी। क्लियर है। चलो, ये जेट परीक्षा के लिए जो है भाई ये बुक निकाली है, ये भी आप ले लेना, है ना। क्योंकि मुझे पता है आप जेट का एग्ज़ाम देने जाओगे तो जेट में आप ये मान लेना 40 के 40% आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें क्या है, 11वीं कृषि विज्ञान और 12वीं कृषि विज्ञान के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। कहाँ से कैसे लेनी है, एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन पर जाएं और वहाँ से आप जो है रजिस्ट्रेशन करें और वहाँ एक बुक खरीदने का आइकन है, वहाँ पर जाएं। कोई समस्या आ रही है तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर लें तो हम आपसे खरीदवा देंगे। क्लियर है। इसमें कृषि पर्यवेक्षक के PYQ भी हैं, है ना। तो बहुत अच्छी बुक है। जेट परीक्षा में आपके 40 के 40% यहाँ से आएंगे। हमारा टॉपिक है आज का बीज। बीज क्या है? बीज प्यारे विद्यार्थियों सर्वोपरि स्थान है। बीज का फसल उत्पादन में क्या है लाडलो? सर्वोपरि स्थान है। भाई सीधी सी बात है, फसल उत्पादन कैसे होगा? बीज से ही फसल बनती है। फसल उत्पादन की सफलता मुख्य रूप से गुणवत्तायुक्त बीजों के प्रयोग पर निर्भर करती है। भाई फसल उत्पादन अच्छा होगा, फसल उत्पादन ज़्यादा होगा, कम होगा, ये जो बीज है उसकी क्वालिटी पर निर्भर करती है। कृषि उत्पादन में अन्य आदानों जैसे सिंचाई कितनी करनी है बीज पर निर्भर करती है। खाद कितना डालना है, शाकनाशी खरपतवार कितना डालना है, ये बीज पर निर्भर करता है। भाई हो सकता है बीज खरपतवार के प्रति रेजिस्टेंट हो सकता है रोगों के प्रति बीज रेजिस्टेंट हो, वैरायटी रेजिस्टेंट हो। तो ये सारी कीटनाशी इत्यादि की सफलता भी बीज की गुणवत्ता, ओज क्षमता पर निर्भर करती है। ओज क्षमता क्या होती है अभी आगे बताऊंगा। यानी कि एक तरह से मान लो बीज की क्वालिटी, है ना, ये याद रखना है। बीज की क्वालिटी ही बीज क्षमता होती है। बीज की सर्वाइव करने की क्षमता, बीज की उड़ने की जो क्षमता है ना, जो स्वस्थता है वो क्या है, ओज क्षमता कहलाती है। ये आपको याद रखना है। यदि बीज की स्थिति संदिग्ध है तो अन्य आदानों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। क्योंकि बीज सही एवं विश्वसनीय नहीं होगा तो फसल उत्पादन के अन्य सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। इसका ये कहने का मतलब है, यदि बीज अच्छा है ना, संदिग्ध का मतलब है कि खराब है, बीज खराब है, तो बाकी के सिंचाई कर लो, कुछ भी कर लो, तो कोई मतलब नहीं है। भाई जब फसल उगेगी नहीं, बीज ही आपने खराब ले लिया, क्या फसल उत्पादन होगा? क्या ऐसी फसल में सिंचाई करने से कोई महत्व मिलेगा? क्या ऐसी फसल में खरपतवारनाशी छिड़कने से कोई महत्व मिलेगा? जब हमारे पास फसल ही नहीं रहेगी तो हम दूसरी चीज़ों का क्या करेंगे? तो इसलिए बीज जो है फसल उत्पादन में सर्वोपरि है। अतः अधिक उपज लेने के लिए उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपको उपज अच्छी लेनी है तो उत्तम किस्म के बीजों का उपयोग करना चाहिए। अभी देश के किसानों को 12% उन्नत बीज ही उपलब्ध हो रहा है, इसलिए गुणवत्तायुक्त बीजों के उत्पादन वितरण को बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी की बात करें, एट प्रेजेंट की बात करें लाड लो, तो 12%, देखो यहाँ पर ये देखो, देश के किसानों को 12% उन्नत बीज ही उपलब्ध हो रहा है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, इस बात का आप ध्यान रखना। क्लियर है। चलिए, ये आपका लिखें, आप लिखना चाहें तो देखो, उत्तम बीज सफल फसल उत्पादन की कुंजी कहलाती है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमारे इस नंबर पर, देखो 4 व्हाट्सअप ग्रुप, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज करें। बीज की परिभाषा की बात करें, दाना, फल, पत्ती, जड़ अथवा तने का वह भाग जो अपने समान
रूप से स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, बीज कहलाता है। यानी कि भाई सीधी सी बात है, जो अपना जैसा बना लेगा वही बीज कहलाएगा। क्लियर है ना। अब बीज में जरूरी नहीं है कि जो बीज आपको दिखाई दे रहा है ये हो, पौधे का कोई सा ही भाग हो, जिसको पादप प्रवर्धन कहा जाता है, कि पौधे के किसी भी भाग से पूरा संपूर्ण पौधा बनना, ये पादप प्रवर्धन, प्लांट प्रोपेगेशन का पार्ट है, तो ये भी बीज कहलाएगा। तकनीकी दृष्टि से पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही बीज कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तकनीकी दृष्टि से पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही बीज कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए बीज किसे कहते हैं। अपरिपक्व बीजांड, परिपक्व बीजांड, तो ये याद रखना है, हम परिपक्व बीजांड को क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। क्लियर है। चलो देखो, इस पुस्तक में ये सब के सब क्वेश्चन उपलब्ध हैं। ये ऑब्जेक्टिव पुस्तक है, इस चैप्टर के पूरे कंप्लीट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसमें इस बुक में है। आप जाइए इस बुक को खरीदिए, और आप 11th में हैं तो अभी से खरीद लें आप। ये आपके 12th क्लास में राजस्थान बोर्ड में भी काम आएगी, है ना। तकनीकी दृष्टि से पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही बीज कहते हैं, जिसमें सूक्ष्म भ्रूणपोष सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। देखिए, ये जो बीज होता है, बीज में ही प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, एक एम्ब्रियो होता है, यानी कि भ्रूण होता है, और इस भ्रूण को पोषण देने वाला, इस भ्रूण को पोषण देने वाला क्या होता है लाडलो, भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष का क्या काम है, भ्रूणपोष, ये जो भ्रूण होता है, बीज के अंदर एक एम्ब्रियो होता है, वही उसको पोषण कौन देता है, भ्रूणपोष देता है। अब देखिए, जो भ्रूण होता है ना, एम्ब्रियो जो होता है, यही डेवलप होता है, यही पौधे में डेवलप होता है। क्लियर है। चले आप लिखें इसको, चलिए आगे बढ़ें। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवित भ्रूण वाला दाना ही बीज कहलाता है। देखो आगे ने बात आ रही थी, जीवित भ्रूण वाला दाना ही क्या कहलाता है, बीज कहलाता है, जो बुवाई के काम आता है। क्लियर है। तो इसको आप नोट करें, ये ध्यान रखें। भ्रूणपोष का क्या काम है, भ्रूणपोष का काम है भ्रूण को जो है पोषण देना। ये परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये देखो यहाँ पर, ये देखो भ्रूणपोष, इसमें अंदर जो है भ्रूण है, भ्रूण से पूरा पौधा डेवलप हो गया है। चलिए क्लास, प्लीज़ आपसे निवेदन है, यदि आप 12वीं क्लास में हैं तो लाइक करें भाई। देखो लाइक तो बनता है ना, प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें। फिर बात करते हैं उत्तम बीज के गुण, है ना। चलिए इसको देख लेते हैं। आप चाहे तो कॉपी किताब लेके बैठे रहें। चलिए, उत्तम बीज के गुण अब देख रहे हैं। वह किस्म जो स्थानीय किस्म के मुकाबले 10 से 15% अधिक उपज देती है, विभिन्न प्रकार की जलवायु, मिट्टी के प्रति अनुकूल हो तथा निश्चित समय पर परिपक्व अवस्था में पहुंचती हो, उन्नत किस्म कहलाती है। परिभाषा आ सकती है, परिभाषा यहाँ से आ सकती है कि उन्नत किस्म को परिभाषित कीजिए। उन्नत किस्म वही है जो सामान्य, जो नॉर्मल जो किस्म है, पुरानी जो किस्म है, उसके मुकाबले अधिक उत्पादन देती हो, इसके अलावा अधिक उपज देती हो। इसके अलावा जहाँ पर भी आप इस उन्नत किस्म को बो रहे हैं, उस वहाँ के वातावरण में, जलवायु में ये टिक पाए। जिस मिट्टी में आप बो रहे हैं उस मिट्टी में ये पनप पाए, ऐसा बीज जो है ना, वो क्या कहलाता है, उन्नत बीज कहलाता है। आपने बोया समय पर परिपक्व हो पाए, उन्नत बीज कहलाता है। क्लियर है। तो ये आप नोट डाउन करें, उन्नत बीज, है ना, उन्नत बीज के गुण। ठीक है ना। चलिए आगे उन्नत बीज के प्रमुख गुण हैं। अब उन्नत बीज के प्रमुख गुण क्या हैं ये हम देखते हैं आगे, है ना। चलिए भाई देखो, उन्नत बीज
बाईटादा फोटोग्राफ आपके लगा के दिए हैं। हाँ, यदि आप 12वीं क्लास में हैं तो हमारे व्हाट्सअप से जो है आप ज़रूर जुड़ें। 8824081104 पर मैसेज करें 12th एड्री, आपको फ्री PDF ग्रुप में भी शेयर की जाएंगी। क्लियर है? तो ये ऐसा आपको करना है भाई, है ना, ज़रूर। फिर उसके बाद जो है देखते हैं सबसे पहला गुण है आनुवांशिक शुद्धता। क्या है? आनुवांशिक शुद्धता। तो देख लेते हैं आनुवांशिक शुद्धता में। ये देखो, बीज, उत्तम बीज का मुख्य लक्षण उसकी आनुवांशिक शुद्धता होती है। अतः शुद्ध व प्रमाणित बीज में अपनी किस्म के अनुरूप आकार, प्रकार, रंग, रूप, वजन के सभी लक्षण पाए जाने चाहिए। बीज आकार और रंग में एक समान और चमकीले होने चाहिए। आनुवांशिक शुद्धता का मतलब यही है कि जो भी आप बीज ले रहे हो वो प्रमाणित बीज होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। बीजों के प्रकार में पढ़ाऊंगा आपको, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको बीजों के प्रकार, है ना, कि 4 प्रकार के बीज होते हैं। तो जो प्रमाणित बीज होता है वही किसानों को वितरित किया जाता है। तो प्रमाणित जो बीज आप जो है लेके आ रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? वो शुद्ध होना चाहिए, प्रमाणित बीज होना चाहिए। और उस जैसे आप लेके आए बाजरे का बीज, तो उस बीज में उतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि नया बाजरा वो उत्पादित कर सके। और हर एक बीज का जो कलर है, रंग है, रूप है, आकार है, प्रकार है, वो सब कुछ समान होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आनुवंशिक शुद्धता ये भी है लाडलो, ये देखो, ये भी ध्यान रखें, है ना। जैसे गेहूं है, गेहूं की जो किस्म है, एक है किस्म का नाम है सोनालिका। तो ये भी आनुवंशिक शुद्धता होती है कि सोनालिका किस्म के ही इसमें बीज होने चाहिए। मतलब ये है, इसमें कोई भी, जैसे लोटमल एक किस्म होती है गेहूं की, लोटमल किस्म, तो इसके बीज मिले हुए नहीं होने चाहिए, है ना। ये भी आनुवंशिक शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। ये भी एक आनुवंशिक शुद्धता का पार्ट है कि यदि गेहूं की कोई किस्म है सोनालिका, उसमें गेहूं की कोई अन्य किस्म है लोटमल, यदि इसके बीज इसमें मिल रहे हैं, इसका मतलब ये कहने का है आनुवंशिक अशुद्धता है। क्या है लाडलो? आनुवंशिक अशुद्धता है। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है ना, इसमें। ठीक है ना, चलो भाई लिखें आप, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता का सीधा तात्पर्य ये है कि बीज में कोई अन्य कंकड़, पत्थर, रेत, घास फूस, कोई भी चीज़ मिली हुई नहीं होनी चाहिए। वही क्या होती है लाडलो? भौतिक शुद्धता होती है। अब देख लेते हैं भौतिक शुद्धता में उत्तम बीज भौतिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। उसमें अन्य फसलों, किस्मों, खरपतवार के बीजों की मिलावट नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है, भौतिक रूप से शुद्धता का मतलब है कोई भी चीज़ की मिलावट ना हो। बीज में कंकड़, पत्थर, मिट्टी, कूड़ा कचरा, फसल के अवशेष, भूसा आदि भी नहीं होने चाहिए। मिलावट होने से खेत में वांछित फसल और किस्म के पौधों की संख्या घट जाती है। इसका मतलब यह है कि मिलावट हुई तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हमें लगेगा कि यार बीज बहुत है, लेकिन बीज कम पड़ जाएगा क्योंकि मिलावट है। खरपतवार के पौधे फसल से प्रतियोगिता करते हैं, जिससे उपज कम प्राप्त होती है व उत्पादन की गुणवत्ता घट जाती है। यदि देखो ये आपका बीज है और इस बीज में कोई भी खरपतवार, गलती से खरपतवार के बीज इसमें मिल गए, तो जब आपकी जो मुख्य फसल है तो वो वृद्धि करेगी, तो इधर खरपतवार भी वृद्धि करेगा। तो जब दोनों ही, हमारी मुख्य फसल और खरपतवार वृद्धि करेगा, तो दोनों में कंपटीशन होगा, है ना। किस चीज़ के लिए कंपटीशन? पानी के लिए, पोषक तत्वों के लिए कंपटीशन होगा। ऐसी स्थिति में हमारी जो फसल है उसकी उपज क्या है लाडलो? वो कम हो जाएगी, और उपज कम हो जाएगी, यही इसमें ये बात बोली गई है कि खरपतवार के पौधे फसल से प्रतियोगिता करते हैं, जिससे उपज कम प्राप्त होती है व उत्पादन की गुणवत्ता घट जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका शुद्ध बीज है,
ये मिलावट अशुद्ध बीज है जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, भूसा, खरपतवार के बीज। ये देखो आप खरपतवार की प्रतियोगिता, यहाँ पर देखिए खरपतवार पोषक तत्व, पानी, प्रकाश और स्थान के लिए फसल से प्रतिस्पर्धा करता है ना। चलिए, प्रभाव संख्या, उपज में कमी हो जाती है, शुद्ध बीज की उपज अच्छी खासी होती है और मिलावटी बीज की जो उपज है वो कम होती है, अच्छे से नहीं हो पाती। क्लियर है? तो आगे होगा अगर आपसे लिखने को आ जाए भौतिक शुद्धता के बारे में तो आप लिख लेना भाई, है ना। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से भाई, जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। तीसरा गुण है बीज ओज। देखिए आगे ना, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं लाडलो, सीड बिडर कहा जाता है। क्लियर है? चलो अब देख लेते हैं बीज ओज। बीज ओज से तात्पर्य बीज की उम्र, है ना, आकृतिक क्रियात्मक स्वस्थता से है, जिसमें तीव्रता से समान अंकुरण व पौधों का विकास होता है। उत्तम बीज में पर्याप्त ओज होता है जिससे पौधे की बढ़वार तेज गति से होती है। बीज ओज अच्छा नहीं होने पर पौधों की बढ़वार धीमी गति से होती है, जिससे फसल की उपज गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पुराने बीजों की अंकुरण शक्ति कम होती है, अर्थात उम्र के साथ ओज घटता है। ओजता, ओजता का मतलब है बीज के अंदर की क्वालिटी। जैसे इंसान की बात करें, अब कोई इंसान 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाता है और कोई एक स्वस्थ इंसान आप देखोगे 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर आराम से दौड़ पाता है, धीरे धीरे, है ना। तो ये भी एक क्वालिटी है, ये एक तरह से क्वालिटी है और वही बीज में होती है। वही लाडलू क्या है, बीज में होती है। बीज के अंदर क्वालिटी होती है, वही उसकी ओजता है। अगर बीज ज़्यादा उम्र का है, ज़्यादा उम्र का मतलब ये है जैसे आपने फसल कटाई की, फसल कटाई के बाद बीज आपको प्राप्त हो गया, अब वो बीज 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे रखा रहा और आपने बोया तो 100% उसकी ओजता कम हो जाएगी, उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, उत्पादन कम हो जाएगा। यदि आपने पहले या दूसरे वर्ष में ही उस बीज को बो दिया तो क्वालिटी रहेगी, अच्छा उत्पादन होगा। और वही बीज आपने 10 साल बाद बोया, 10 साल तक आपने जमा करके रखा और फिर आपने बोया तो कुछ नहीं मिलेगा, बीज का जर्मिनेशन तलक नहीं होगा। यही जो उसकी क्वालिटी है, उसकी अंकुरण करने की कैपेसिटी है, अंकुरण होने की कैपेसिटी है, तेज रफ्तार से बढ़ने की क्षमता है, उस अंदरूनी क्षमता को हमने क्या कहा है, बीज ओजता कहा है, सीड बिडर कहा है। जब बीज को आप बोते हो तो बीज क्या करता है, नमी प्राप्त करके और जर्मिनेशन प्रारंभ कर देता है। जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, वो जर्मिनेशन प्रारंभ कर देता है। क्यों, कैसे? क्योंकि उसके अंदर वो काबिलियत है, उसके अंदर क्वालिटी है, वही ओजता है। ये आप देखिए एक मजबूत बीज, ये देखो आप, ये बीज वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर क्वालिटी है और यही जो क्वालिटी है वृद्धि करने की, वही बीज ओजता कहलाती है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि उम्र बढ़ने के साथ ओजता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ओजता घटती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ें, लिख लिया आपने। फिर उसके बाद देखते हैं उच्च अंकुरण क्षमता, है ना, कि भाई चौथी क्वालिटी है बीज की, उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। उत्तम बीज वही है जिसमें उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। उत्तम बीज में उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। अंकुरण क्षमता का खेत में उगे पौधों की संख्या फसल की उपज से सीधा संबंध है। भाई सीधी सी बात है, अंकुरण होगा तभी तो हमें फसल उपज प्राप्त होगी। तो स्पष्ट है, पौधों की संख्या फसल की उपज से सीधा संबंध है। जितना बीजों का अंकुरण होगा उतनी ही हमें उपज प्राप्त होगी। इसीलिए उन्नत बीज की क्या है लाडलो,
अंकुरण क्षमता उच्च होनी चाहिए। आपने 100 बीज बोए तो 100 में से कोशिश ये होनी चाहिए कि 100 के 100 बीज आपके वृद्धि करें, अंकुरित हों, लेकिन फिर भी अंकुरण बहुत कम रहता है कई बार। अब देखेंगे आगे, बीज की सही मात्रा उसकी अंकुरण प्रतिशत के आधार पर तय होती है। भाई बीज की जो सही मात्रा है, कोई भी फसल है, आप सरसों बोना चाहते हो, कोई मार्केट से आप कोई किस्म लेके आए, कोई वैरायटी लेके आए और उसको आप बोना चाहते हो, तो उसकी अंकुरण मात्रा, अंकुरण क्षमता कितनी है उस बीज की, जो किस्म आप मार्केट से लेके आए हो उसकी अंकुरण क्षमता, यानी कि 100% में से कितनी अंकुरण क्षमता है, 70% है या 50% है, ये तय करती है कि 2 बीघे 5 बीघे जमीन में कितना बीज बोना चाहिए। ये ध्यान रखना है, जितनी ज़्यादा अंकुरण क्षमता रहेगी किसी भी बीज की, उस बीज की मात्रा की आवश्यकता भी कम रहेगी। और ऐसा बीज जिसकी अंकुरण क्षमता बहुत कम है, उसको हमें खेत में ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ेगा, क्योंकि उसकी अंकुरण क्षमता कम है, लेकिन हमें तो ज़्यादा पौधे चाहिए। ये ध्यान रखना है। इसलिए अंकुरण क्षमता की जानकारी करके ही बीजों की बुवाई करनी चाहिए, जिससे खेत में वांछित संख्या में पौधे मिल सकें। यह सर्वमान्य है कि कम आयु वाले नए चमकदार, स्वस्थ और सुडौल बीजों का अंकुरण पुराने बदरन, कटे फटे, रोगग्रस्त बीजों की अपेक्षा अधिक होता है। यानी कि जो नए बीज हैं, चमकदार हैं, उनका जर्मिनेशन ज़्यादा होता है ना, और बजाय उनके। क्लियर है? चलिए देखो, यहाँ पर देखो, उच्च अंकुरण, अधिक पौधे, अंकुरण प्रतिशत के आधार पर बीजों की मात्रा, बीज मात्रा अंकुरण प्रतिशत यदि 85 है तो ऐसे, है ना, अंकुरण प्रतिशत तय किया जाता है ना। नए स्वस्थ बीज, पुराने रोगग्रस्त बीज देखो ऐसे दिखाई दे रहे हैं आपको। क्लियर है? चल अब देखते हैं अंकुरण क्षमता, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपके जेट एग्जाम में आता है। जेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस फसल की अंकुरण क्षमता कितनी प्रतिशत होती है, ये लिखें भाई इसको। तो देखिए, गेहूं, जौ, चना की 85% होती है, धान, ज्वार, तिल, बरसी, मृचिका, इसकी प्यारे विद्यार्थियों 80% होती है, बाजरा, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर और चमला की 75%, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और ग्वार इसकी 70%, कपास की 65%। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। न्यूनतम अंकुरण क्षमता किस फसल की कितनी रहती है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जेट एग्जाम में। भाई ऐसा तो नहीं है कि आप केवल 12वीं क्लास ही में रहोगे हमेशा। 12वीं क्लास के बाद जो है आप बीएससी एग्रीकल्चर भी करोगे, तो आप निश्चिंत रहिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हमारी बुक में हमने दिए हुए हैं, ये बुक आप खरीदें, है ना, इस नंबर पर आप कॉल करें, ये बुक खरीदें, है ना, इसमें सब दिया हुआ है। चलिए अब देखो, आपके बीज की अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बीज की अंकुरण प्रतिशतता का सूत्र है अंकुरित बीजों की संख्या इंटू 100 और विभाजित बोए गए बीजों की संख्या। और ऐसे आप क्या कर सकते हो लाडलो, बीजों की अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हो। जैसे देखो, यदि आपने 100 बीज बोए जिसमें से 80% बीज अंकुरित हो गए, कितने? 80 बीज। भाई आपने कुल बीज कितना बोए गए, बीज कितने? 100। जर्मिनेशन कितना हुआ, अंकुरण कितना हुआ? 80। तो अंकुरण प्रतिशत क्या हुआ? अंकुरित बीजों की संख्या, अंकुरित बीजों की संख्या कितनी? 80। फिर उसके बाद बोए गए बीजों की संख्या कितनी? 100 इंटू 100, इसका मतलब 80%। ऐसे आप क्या है निकाल सकते हो क्या? बीज की अंकुरण क्षमता, सॉरी अंकुरण प्रतिशतता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये आप नोट करें। मैं हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से आपके लिए लाया हूँ। मुझे पता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, थोड़ा अभी 12th क्लास में आए हैं, तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं प्रॉपर वे में आपके लिए लेके आया हूँ।
चलिए भाई, उसके बाद है नमी की मात्रा। चलिए देखते हैं, ये हमारे इंस्टाग्राम पेज है, इसको भी आप फॉलो करें, इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो करें। नमी की मात्रा, उत्तम बीजों में निर्धारित मात्रा से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। अधिक आर्द्रता के कारण बीज में कवक, कीट आदि का प्रकोप हो जाता है, जिससे अंकुरण क्षमता कम हो जाती है तथा बीज ओज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अनाज के बीजों में भंडारण के समय नमी 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। नमी की मात्रा देखो, यदि बीज में आपने बीज को, जैसे कोई फसल हार्वेस्ट हुई, यानी कि फसल की कटाई करी, कटाई के बाद जो है आपको बीज प्राप्त हुआ, बीज को आपने भंडारण किया, तो इस स्थिति में ये याद रखना है, बीज का जब भी भंडारण किया जाता है उपयुक्त तो नमी पर किया जाता है। यदि ज़्यादा नमी है बीज में तो उस बीज को सुखाया जाता है, ओवन के ड्रायर के द्वारा सुखाया जाता है या धूप में सुखाया जाता है, उसके बाद भंडारित किया जाता है। यदि आपने तुरंत ही भंडारित कर दिया, ऐसी स्थिति में रोगों के लगने के चांसेज और जो कीट हैं उनके लगने के चांसेज जो हैं ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे गेहूँ में घुन लग जाता है ना, बीटल, गेहूँ में आपने देखा होगा, गेहूँ का बीटल है, घुन जिसे आप कहते हो, वो लग जाता है, क्योंकि गेहूँ को उचित नमी पर भंडारित करना चाहिए। लेकिन किसान भाई फसल काट के लेके आए और तुरंत भंडारण के लिए डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो देखिए, जो अनाज है, अनाज के जो बीज हैं उनको 12% नमी पर भंडारित करना चाहिए। यानी कि जब तक बीज में 12% नमी नहीं आ जाती है तब तक उनको सुखाना चाहिए, क्योंकि जब खेत से आप काट के फसल को हार्वेस्ट करते हो, काटते हो, उसके बाद जो बीज प्राप्त होता है उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये याद रखना है। और देखो यहाँ पर लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, भंडारण के समय 12% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, पॉइंट लिख के दिया है। ये देखो, कवक कीट का प्रकोप, यदि मॉइस्चर ज़्यादा रहेगी तो देखो ये कीट, ये देखो गेहूँ का घुन है, ये लग जाएगा भाई। क्लियर है? चलिए देखें यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है तो आप हमें इस नंबर पर, ये हमारा कोर्स है ना। यदि आप 12वीं क्लास में हैं तो हमने कोर्स चला रखा है रिकॉर्डेड रूप से, इसी प्रकार का कंटेंट अब हम बना रहे हैं। अब जो नए वीडियोज बन रहे हैं वो इसी प्रकार के बन रहे हैं जो आपको अब दिखाई दे रहे हैं। बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर कंटेंट देखने को मिलेगा मात्र 2500 रुपये में। मात्र 2500 रुपये में आप ये मान लेना 95% आपकी बन जाएगी, ये गारंटी है। कोर्स कैसे खरीदना है? हमारी प्ले स्टोर पर एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप डाउनलोड आप करें प्ले स्टोर से, और कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क करें 8824081104। क्लियर है? और इसमें हम कृषि विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान पुस्तकों को कवर करेंगे, है ना। कोर्स ज़रूर आप लें भाई, कोर्स ज़रूर लें यदि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। अगला है 6 पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों, रोग मुक्तता, है ना। उत्तम बीज जो हैं रोगों से, जो डिजीज होती हैं, जो रोग होते हैं, उनसे मुक्त होना चाहिए, है ना। उत्तम बीज कैसा होना चाहिए? रोगों से मुक्त होना चाहिए, यही लिखा है। बीज निरोगी होना चाहिए, रोगाणु एवं कीट व्याधि प्रकोप रहित होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने कोई बीज बोया और उसमें कोई फंगस का अटैक ऑलरेडी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा लड़ लो, बीज अंकुरित करेगा, वैसे ही फंगस बीमारी पैदा कर देगा और आपका फसल को खराब कर देगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है जब भी बीज आप लें तो वो रोगों से मुक्त होना चाहिए, ये ध्यान रखना। रोगों से मुक्त करने के लिए आप बीज उपचार भी कर सकते हैं, बीज उपचार भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रोग एवं कीटग्रस्त बीज की अंकुरण क्षमता कम होती है। कई रोगों के विषाणु व जीवाणु बीजों के साथ लगे होते हैं, जिससे अंकुरण होते ही पौधे कीट और रोगग्रस्त हो जाते हैं। बहुत से बीज होते हैं, यदि आप घर का कई बार बीज यूज करता है किसान घर का यदि कोई बीज यूज करता है किसान,
तो कई बार क्या होता है, रोग और कीटों के प्रकोप उसमें ज़्यादा लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो बीज किसान ने उपयोग किया है घर का, उसमें कीट और रोग उसमें लगे हुए हों बीज में, तो वो फसल को नष्ट कर देंगे। इसलिए उत्तम बीज सभी प्रकार के रोगों से मुक्त होना चाहिए। देखो, रोग मुक्त बीज, रोगग्रस्त बीज, ये ध्यान रखना। अंकुरण की तुलना रोग मुक्त बीज अंकुरण करेगा, रोगग्रस्त बीज दो हैं ऐसा हो जाएगा। कम अंकुरण, कमजोर पौधे, कम उत्पादन। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। फिर उसके बाद जो है 7वां बिंदु है परिपक्वता, है ना। चलिए अगला है परिपक्वता। चलिए लाड़ लो। अब देखते हैं उत्तम बीज। देखो अगला जो है उन्नत बीज का जो है अगला गुण है 7वां बिंदु क्या है? परिपक्वता। उत्तम बीज पूर्ण रूप से परिपक्व, साफ तथा सुडौल आकार का होना चाहिए। अच्छे आकार का होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए। देखो ऐसे, है ना, जो परिपक्व बीज है। पूर्ण रूप से परिपक्व बीज चमकीला, साफ, भरा हुआ होता है, जबकि अपरिपक्व बीज सिकुड़े हुए, छोटे और बदरंग होते हैं। देखो ये रहे अपरिपक्व बीज जो है कैसे होते हैं? सिकुड़े हुए, छोटे और बदरंग। ये देखो, है कि नहीं? अपरिपक्व बीजों में अंकुरण कम होता है। जो अपरिपक्व बीज होते हैं ये वाले अपरिपक्व बीज, इसमें क्या है लाड़ लो, ये देखो अपरिपक्व बीज में कम अंकुरण होता है। अंकुरण क्या होता है लाड़ लो? कम होता है। पौधे प्रारंभ से ही छोटे तथा कमजोर रह जाते हैं। उनमें जलवायु, मृदा की प्रतिकूल दशाओं, खरपतवार, कीट रोगों से संघर्ष करने की क्षमता भी क्या है? कम होती है। किन में बात हो रही है? इनमें। जो अपरिपक्व बीज हैं उसमें क्या है? खरपतवारों से लड़ने की क्षमता, प्रतिकूल दशाओं में लड़ने की क्षमता, कीटों से, रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। अतः अच्छी प्रकार से परिपक्व, साफ, गुद्देदार तथा सुडौल आकार के बीज ही बोने चाहिए। ये ध्यान रखना भाई। क्लियर है? चलो तो यहाँ पर देख सकते हैं परिपक्वता। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक उपयोगिता मान, रियल वैल्यू ऑफ सीड। अच्छे बीज का वास्तविक उपयोगिता मान 75% से कम नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है ना। रियल वैल्यू ऑफ सीड डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा कि वास्तविक उपयोगिता मान को लिखिए। कोई भी जो बीज है उसका वास्तविक उपयोगिता मान 75% से कम नहीं होना चाहिए। यह अच्छे बीज का महत्वपूर्ण गुण है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि वास्तविक उपयोगिता मान कितने से कम नहीं होना चाहिए? 75% से कम नहीं होना चाहिए। ये अच्छे बीज का गुण माना जाता है। और वास्तविक उपयोगिता मान क्या होता है? ये होता है अंकुरण प्रतिशत, शुद्धता प्रतिशत, इसको मल्टीप्लाई कर दो और विभाजित कर दो 100 को। तो ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर उपयोगिता मान 75% से कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। चलिए देखो, अंकुरण प्रतिशत यदि 85 है और शुद्धता प्रतिशत 90 है तो वास्तविक उपयोगिता मान कितना होगा? ये कैसे निकाला? अंकुरण प्रतिशत 85, शुद्धता प्रतिशत 90 और विभाजित कर दो 100, तब ऐसा करने पर 76.5 आ जाएगा। देख लेना भाई, है ना। तो ये ऐसे कैलकुलेट करके वास्तविक उपयोगिता मान भी निकाल सकते हैं बीज का। क्लियर है? चलिए भाई, हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो करें, @जयपुर 1410। क्लियर है? चलो फिर आ जाते हैं बीज की जीवन क्षमता, है ना। अब अगला 9वां बिंदु है बीज की जीवन क्षमता। ये भी देखते हैं भाई। चलिए, उत्तम बीज, देखो उत्तम बीज में
जीवन भ्रूण होना चाहिए। उत्तम बीज में क्या है प्यारे विद्यार्थियों? जीवित, ये है जीवित भ्रूण होना चाहिए। इसको थोड़ा करेक्शन कर लें, ये है जीवित भ्रूण, है ना। उत्तम बीज में जीवित भ्रूण होना चाहिए जिसमें अंकुरण क्षमता होती है ना। ये याद रखना है, जिसमें क्या होती है? अंकुरण क्षमता होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बीज की जीवन क्षमता, जीवन क्षमता का मतलब है बीज के अंदर जो भ्रूण है उसमें जीवन होना चाहिए, क्योंकि बीज के अंदर का जो भ्रूण है वही पूरा पौधा बनाता है। तो जो भ्रूण है वो जीवित होना चाहिए, है ना। ये ध्यान रखें। कई बार बीज बाहर से देखने पर अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो भ्रूण होता है वो मर जाता है या भ्रूण खराब हो जाता है। तो ऐसा अच्छा लगेगा बाहर से देखने पर, लेकिन क्या वो बीज अंकुरित होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका भ्रूण खराब हो चुका है। बीज में उपस्थित भ्रूण विभिन्न कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसकी जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है। ये ध्यान रखना है। कई कारण होते हैं भ्रूण के नष्ट होने के, कई कारण होते हैं। यदि भ्रूण क्षतिग्रस्त हो गया तो ये मान लेना कि बीज की जीवन लीला समाप्त, बीज अंकुरित ही नहीं हो पाएगा। यदि बीज का भ्रूण क्षतिग्रस्त हो गया तो ये मान लेना लाड लो बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा, बीज की जीवन लीला ही समाप्त है। देखो, बीज के कट जाने, गल जाने, रोग के प्रभाव या भंडारण के दोषों के कारण भ्रूण की जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है। कई कारण हैं जीवन क्षमता के। कट गया कहीं से, गल गया, और कोई रोग का प्रभाव हो गया, भंडारण के समय के कुछ दिक्कत आ रही, तो इसलिए अतः बीज को होने से पहले, बीज को बोने से पहले, थोड़ा आज ये एरर आ रही, बोने से पहले जो है उपयोगी दशा में बीज को क्या है, बीज को बोने से पहले, बीज को बोने से पहले प्रयोग द्वारा, यह है प्रयोग, प्रयोग द्वारा, बीज को बोने से पहले प्रयोग द्वारा उसकी जीवन क्षमता ज्ञात करना लाभदायक है। कई प्रयोग होते हैं बीज की जीवन क्षमता को ज्ञात करने के लिए, कई प्रयोग होते हैं लैब में। लैब में चेक कर लेना चाहिए कि बीज की जीवन क्षमता है या नहीं है ना। ये ध्यान रखना है। चलिए, तो ये देखो, जीवित भ्रूण वाला बीज एंडोस्पर्म, जीवित भ्रूण, ये भ्रूण है भाई, इसमें आज गलती हो रही पता नहीं कैसे। क्षतिग्रस्त भ्रूण वाला बीज, ये देखो कटे हुए, गले हुए, रोगग्रस्त, ये क्षतिग्रस्त होगा, है ना। चलिए, तो ये आप नोट डाउन करें। चलिए भाई, नोट करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर आप जुड़ें यदि आप 12वीं क्लास में हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।